गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनकर, आपका साइंस टीचर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ब्लड। ठीक है, रक्त के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर में रक्त जो है वो कितना होता है, क्या काम करता है, ठीक है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसका सर्कुलेशन जो है बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजी ऊतक। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने वाला। ठीक है, मतलब अगर बॉडी के हमारे ये दो पार्ट है, एक है ए और एक है बी, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम, ठीक है, ये रक्त करता है, हमारा ब्लड करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू है या संयोजी ऊतक है, आपस में संयोजन करता है। ठीक है, अब जो हमारा ब्लड है वो तो बॉडी के हर पार्ट को आपस में जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो हेड से लेकर के हमारे नीचे जो आपका फिंगर होती है पाँव की, वहाँ तक वो ब्लड जाता है। मतलब कि बॉडी के सारे ऑर्गन या जितनी भी सेल्स है सबको वो एक दूसरे के साथ जोड़ता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ठीक, अब ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और सॉफ्ट होता है, क्योंकि लिक्विड है इसलिए सॉफ्ट है, इसे हम सॉफ्ट टिश्यू भी कहते हैं। ये कोमल ऊतक होता है। फाइन, फिर अगर हम बात करें आगे तो हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है टोटल, अगर हम अमाउंट की बात करें तो हमारे शरीर में कुल मिलाकर के पूरे शरीर का 7 से 8% भाग जो है वो रक्त का बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब कि ब्लड का 7 to 8% जो पोर्शन होता है वो हमारी बॉडी का पूरा 7 to 8% पोर्शन होता है। ठीक, अगर हम अमाउंट जैसे लीटर में अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर फीमेल है तो 4 से 5 लीटर ब्लड होता है एक नॉर्मल फीमेल के अंदर, और अगर मेल है तो 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर होता है। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका पीएच क्या होता है। ठीक है, ये पीएच अगर आप लोग केमिस्ट्री के या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा क्या होता है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ कि पीएच जो होता है किसी भी मीडियम के एसिडिक और बेसिक होने का एक पैरामीटर होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गई, मतलब कि हमारे पेट का, हमारे जो स्टमक है उसका जो पीएच है वो कम हो चुका है। जो पीएच जितना कम होगा आपका जो मीडियम है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब कि अम्लीय होता जाएगा। मैं एक आपको यहाँ पर बना करके बता देता हूँ पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, इधर देखिए जरा, इधर देखिए भाई, ये पीएच स्केल जो है वो 7, इधर जाओगे और इधर, मतलब कि यहाँ से ये शुरू होगा 1 to 7 और 7 to 14। ठीक है, अब 1 से लगा करके 7 तक और 7 से फिर 14 तक, कुल मिलाकर के ये 1 से लेकर 14 तक का स्केल होता है। जैसे हमारा छोटा सा स्केल नहीं होता जिसमें 1 से 15 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही इसमें 1 से 14 तक होता है, 1 to 14। अब अगर पीएच किसी, हमने कहा कि किसी सॉल्यूशन का या किसी भी मीडियम का पीएच जो है वो 7 है, 7 है, तो हम कहेंगे कि ये उदासीन माध्यम है। कैसा है? न्यूट्रल पीएच है। फाइन, फिर अगर हमने कहा कि पीएच 7 से कम है, मतलब इस तरफ है, तो हम उसको कहेंगे कि ये एसिड है, मतलब एसिडिक है। और अगर पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे कि ये कैसा है? बेसिक है या क्षारीय है। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय, ये पीएच का एक पैरामीटर या स्केल होता है। फाइन, अब देखो कि ब्लड का पीएच कितना बता रहे हैं हम। ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है, मतलब 7.35 से 7.45, मतलब कि 7 से ऊपर है, मतलब कि ब्लड का जो पीएच है वो यहाँ कहीं पर है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ब्लड जो है वो कैसा है? वो बेसिक है, क्षारीय है, बहुत ही कम, मतलब कि आप कहोगे कि स्लाइटली बेसिक है, बहुत ही इसकी क्षारीयता की जो मात्रा है वो कम है, परंतु क्षारीय होता है, उदासीन नहीं होता है। तो ये ब्लड के पीएच की बात कर ली हमने। ठीक है, तो ब्लड का पीएच, ब्लड का जो पीएच होता है ये ऑलवेज मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर, जितने भी फ्लूइड्स हैं हमारे उन सब का पीएच हमेशा मेंटेन रहेगा। जैसे कि अभी हमने स्टमक की बात करी, तो स्टमक का पीएच अगर कम हुआ मतलब कि एसिडिटी बढ़ जाएगी, अगर ज़्यादा हुआ तब भी जो आपका फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो वहाँ का पीएच भी हमेशा मेंटेन होना चाहिए एक लिमिटेड रेंज के अंदर। वैसे ही ब्लड का जो पीएच है वो भी हमेशा निश्चित होता है या हमेशा एक रेंज के अंदर ही होता है, उससे कम या ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट्स होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए भाई, रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है, पहली बात।
पूरे शरीर का 7 से 8% भाग होता है। दूसरी, फिर अगर हम लीटर में बात करें तो 4 से 5 लीटर जो है फीमेल के अंदर और 5 से 6 लीटर मेल के अंदर ये होता है। एक हम यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एवरेज पर्सन और एक हेल्दी पर्सन, ठीक है। आगे देखो तो पीएच अगर इसका देखें तो 7 से हमने बता ही दिया 7.35 से 7.45 होता है। फाइन। अब ये ब्लड बना किसका होता है, ये तो हमने एक नॉर्मल फैक्ट्स उसके बारे में जो होते हैं उनके बारे में बात कर ली। अब ब्लड के कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि जो रक्त है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्योंकि जनरली हमारे पास ब्लड के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ज़रूरी है ही, डेली लाइफ में भी ये बहुत यूज़ होता है। मान लीजिए आप कभी बीमार पड़े, आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ा, ठीक है, रिपोर्ट्स आती हैं, तो उन रिपोर्ट्स में जो भी टर्म्स लिखे होते हैं वो आज सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आज का ये लेक्चर आप कवर करते हो तो उसके बाद अगर आप अपनी ब्लड टेस्ट की कोई भी रिपोर्ट को देखोगे तो उसमें आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने पहले नहीं सुना हो, ठीक है। तो ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या होता है और उनकी कितनी मात्रा रक्त के अंदर या ब्लड के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जनरल नॉलेज के उससे भी बहुत ज़रूरी है। चलो भाई, तो ब्लड जो है मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है प्लाज्मा, ठीक है, एक है हमारा प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड की सेल, ठीक है, कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। तो रक्त दो चीज़ों से मिलकर बना है मुख्य रूप से। एक होता है रक्त प्लाज्मा मतलब ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त की कोशिकाएं, ठीक है। अब पहले एक प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर और बाकी का जो 45% है वो क्या होती है, हमारी सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो ब्लड में से 55% प्लाज्मा है और 45% उसकी कोशिकाएं हैं। अब प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है तो देखिए जरा कि प्लाज्मा जो है वो 91% उसके अंदर वाटर होता है। ऑब्वियसली ब्लड के अंदर भी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो वाटर का ही होगा। हमारी ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में ही पूरा 70% के आसपास वाटर ही होता है, ठीक है। तो ब्लड में भी जो है 91% पानी होता है, 91% जो है वो जल होता है प्लाज्मा। फिर 7% प्रोटीन होता है। प्रोटीन जिससे हमारा जो प्लाज्मा है वो बना होता है। प्रोटीन हमें पता है कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब कि एक वृहद पोषक तत्व है जो शरीर की मांसपेशियों और कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो वो भी इसमें पाया जाता है। फिर अगला है 2% जो है वो न्यूट्रिशियंस, मतलब कि पोषक तत्व, जो ये भी पोषक है ये भी पोषक है, परंतु दोनों में अंतर क्या है कि ये माइक्रो है और जो प्रोटीन है वो मैक्रो है, मतलब कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आवश्यक होती है और इनकी मात्रा जो है कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आगे देखो तो कौन कौन से मॉलिक्यूल है भाई, शुगर है, मतलब कि आपकी जो बोलते हैं ना कि किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है या फिर कम हो गया है, तो दैट मीन्स कि ब्लड में शुगर भी होता है, ठीक है। फिर ब्लड में एसिड भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड का हमने कहा कि मीडियम जो है वो तो बेसिक है, परंतु सेल के अंदर जो रिएक्शंस चल रही है उसमें एसिड भी फॉर्म होता है, तो उसी एसिड वो जो पूरा एसिड है वो कहाँ पर आएगा, फाइनली ब्लड में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ब्लड में एसिड भी प्रेजेंस होते हैं, बट उन एसिड की वजह से इसका पीएच जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर एसिड बना रही है बॉडी तो वो बेस भी बनाएगी जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। फाइनली फिर है हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन भी एक तरीके के प्रोटीन्स ही आप उनको बोल सकते हो, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उनका काम क्या होता है कि डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगी, तो जो भूख लगने का सेंस आपके अंदर आया है वो किस वजह से आता है, वो हार्मोनल रिएक्शन के थ्रू आता है। मतलब आपका जो माइंड है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, कई सारी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर, ग्रंथियां होती हैं, वो हार्मोन का स्त्रवण करती है, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, ठीक है। एक द्रव होता है उसको ब्लड में डाल देती है। अब जैसे ही वो हार्मोन उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाता है या वो पर्टिकुलर ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है, तो फिर वो इंडिकेशन देता है कि भाई हमें भूख लग रही है या हमें नींद आ रही है, या किसी भी तरह की कोई भी केमिकल जो भी हमारी बॉडी में इंडिकेट करती है, वो सारी चीज़ें हार्मोन्स के द्वारा होती है, ठीक है। जो बॉडी के अंदर की जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, खाना पचने से लेकर के उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स की वजह से होती है। क्योंकि देखो, किडनी को कौन बताएगा कि उसे फिल्ट्रेशन करना है,
ब्रेन बताएगा। अब ब्रेन वहाँ तक अपना मैसेज कैसे पहुँचाएगा, या तो वो नर्व्स के थ्रू पहुँचाएगा, और कुछ मैसेजेस जो हैं वो केमिकल मैसेज होते हैं, रासायनिक संदेश होते हैं, वो हार्मोन्स के द्वारा पहुँचाए जाते हैं। हमारी बॉडी में दो तरीके का जो है कंट्रोलिंग काम करती है। एक तो नर्वस कंट्रोल होता है, जो कि ब्रेन और जो हमारी तंत्रिकाएँ होती हैं वो सीधे अंगों से जुड़ी होती हैं, तो ब्रेन सीधे मैसेज कर देता है कि भाई ये काम आपको करना है, जैसे हाथ हिलाना है, ये सारी चीज़ें नर्व्स कंट्रोल कर रही है, तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। ठीक है, पलकों का झपकना ये भी तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित है। परंतु जो आंतरिक अंग है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, ठीक है, आपका स्टमक है, आपका पेनक्रियाज है, लीवर है, इनमें दोनों तरह के कंट्रोल्स होते हैं। नर्वस कंट्रोल तो होता ही है, पर साथ ही में केमिकल कंट्रोल मतलब कि रासायनिक नियंत्रण भी होता है, कि भाई आपका जो ब्रेन है वो रासायनिक संकेतों द्वारा भी उनको काम करने के लिए प्रेरित करता है, या उनसे काम करना बंद करने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, तो वो जो रासायनिक संदेश है उन्हीं को हम बोलते हैं हार्मोन। फाइन, अब आते हैं अगले इलेक्ट्रोलाइट। हमने देखा होगा ना कि कभी गर्मियों में बॉडी में हमारे जैसे मान लीजिए किसी को घबराहट हो रही है, कोई धूप में ज़्यादा चलकर आया है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉल, पानी में घोलकर पी लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉल क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि वहाँ पर उसके अंदर सोडियम के आयन, ठीक है, क्लोरीन के आयन या पोटेशियम के आयन उपलब्ध होते हैं। जैसे बॉटल लगती है किसी को, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन्स होते हैं। तो वो आयन्स क्या करते हैं कि भाई देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फिर से उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारी कोई वेन है या आर्टरी है, ठीक है, मतलब कि ये हमारी शिरा है या धमनी है जिसके अंदर रक्त बहता है। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हमारी नसें जो होती हैं जिनके अंदर खून बहता है, वो उनमें से एक नस है ये। ठीक है, अब होता क्या है कि इस नसों के अंदर, इन वेन्स के अंदर और बाहर आयंस अवेलेबल होते हैं। मतलब सोडियम आयन या क्लोरीन आयन या दूसरे कई तरीके के आयन्स हैं, वो इन वेन्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ होते हैं। अब जब इन आयन्स में इम्बैलेंस होता है, मतलब कि इन आयनों का संतुलन बिगड़ता है, जैसे कि अंदर की तरफ अगर आयन ज़्यादा हो गए या बाहर की तरफ ज़्यादा हो गए, दोनों ही जगह पर अगर बैलेंस कहीं पर भी बिगड़ता है, तो फिर फाइनली क्या होता है कि ये जो आपकी नस है, जो आपकी जो वेन्स है, ये सिकुड़ जाती है या तो ये फैल जाती है। ठीक है, मतलब कि खून इसके अंदर बह रहा है, अब मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर है। फाइन, अब अगर इन आयन का कंसंट्रेशन बिगड़ा, संतुलन बिगड़ा, तो इसका डायामीटर या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अगर मान लो इसका डायामीटर कम हो गया, ये मान लो 0.5 mm हो गया, ठीक है, मतलब कि जो रक्त वाहिनी है आपकी ये सिकुड़ गई इस तरीके से। तो देखो अब जरा, जब ये सिकुड़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि हाई बीपी वालों को नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या इस तरीके की सलाह दी जाती है, क्योंकि सॉल्ट के इम्बैलेंस से, आयंस के इम्बैलेंस से वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। तो ये आयनों का काम होता है। ठीक है, इसके बारे में फिर हम डिटेल में कभी बात करेंगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इनका काम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्ट इनको हिंदी में बोला जाता है, और सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन ये कई तरीके के आयंस होते हैं जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक, चलिए फिर अगला देखो, तो वेस्ट प्रोडक्ट। भाई कोशिका में कई तरीके के काम चल रहे हैं। कोशिका खाना भी खा रही है, कोशिका उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण भी कर रही है, ऑक्सीजन भी है कोशिका के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यूरिया भी है, ठीक है, यूरिक एसिड भी है, कई तरह की चीज़ें हैं कोशिका के अंदर। क्योंकि शरीर जब काम करता है तो अच्छी चीज़ें भी बनती हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी बनते हैं। तो ब्लड तो कैरियर है, हमने पहले कह दिया कि ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है जो एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाता है। तो ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे यूरिया है, ठीक है, फिर यूरिया के बाद यूरिक एसिड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये भी दो आपके, आप समझ सकते हो कि पिगमेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर हमारा जो यूरिन है उसका कलर जो है वो येलो होता है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका कलर भी येलो होता है, तो वो जो कलर है वो इन पिगमेंट्स की वजह से आता है। ठीक है, तो अगर इनका इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर तो वहाँ पर, इसीलिए तो बोला जाता है ना कि डॉक्टर यूरिन टेस्ट के लिए बोलता है, तो वो यूरिन टेस्ट से क्या पता करेगा, यूरिन टेस्ट का कलर कैसा है यूरिन का और उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है।
तो उसकी वजह से उसको पता चल जाएगा कि बॉडी में किन चीज़ों की कमी है या कौन चीज़ें एक्सिस अमाउंट में बन रही हैं, ठीक है। इसीलिए आपको इस तरीके के टेस्टिंग के लिए बोला जाता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सब प्लाज्मा के अंदर है। अब अगला है गैसेस, मतलब जो गैसें हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये दोनों गैसें तो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। मेजर जो गैसें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें रक्त में उपस्थित है। भाई जो हमारा खून है, जो ब्लड है, वही तो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती, तेज चलने लगती, उसका कारण क्या होता है कि जिस भी, जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो पैरों से काम करते हैं सारा दौड़ने का, तो पैरों पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर दौड़ने के बाद रुकोगे तो आपको ब्लड सर्कुलेशन फील होता है पैरों के अंदर, अगर आप उसको फील करके देखो तो होता क्या है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, अगर रक्त का जो पंपिंग है, जो ब्लड की पंपिंग है, हार्ट करता है, अगर हार्ट बीट बढ़ेगी मतलब कि ब्लड की पंपिंग बढ़ेगी। अगर ब्लड ज़्यादा पंप कर रहा है हार्ट, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांडेड हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, इसीलिए सांसें तेज़ी से चलने लगती है, ठीक है। क्योंकि जितनी तेज़ी से आप सांस लोगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और हार्ट उसको तेज़ी से पंप कर पाएगा और जो भी जरूरी अंग है जिनको उस समय उसकी आवश्यकता है वहाँ तक वो उसको पहुँचा देगा, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे ब्लड का, ठीक है। ये ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे फेफड़ों से या जो हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स है हमारे, मान लीजिए, तो इन लंग्स से, ये लंग्स बनाए मैंने, ठीक है, ये तो रफ डायग्राम है। तो लंग्स में क्या है, आपने सांस लिया तो ऑक्सीजन आया। अब ऑक्सीजन यहाँ से लंग्स के अंदर कई सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती है उनके थ्रू ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स के ये जो कैपिलरीज है इनके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है। ये जो रक्त की शिराएं हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जब ये लंग्स में जाता है तो ऑक्सीजन इस ब्लड में इंटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में चली जाती है, ठीक है, और वो सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से गैसों का परिवहन भी जो है वो रक्त के माध्यम से होता है। ये चीज़ें तो हम श्वसन में भी पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन वाला जो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने कि ब्लड ही जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ठीक। अगली चीज़ देखो तो ये फिर कई तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि आपके कैल्शियम आयन होना ज़रूरी है, ठीक है, जो हड्डी बनाने का काम करता है, कैल्शियम बोन्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। फिर मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, फिर आयरन भी होता है। इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं वो सब प्लाज्मा में उपस्थित होती है, ठीक। तो प्लाज्मा जो है वो रक्त का 55% भाग होता है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, फाइन। अब दूसरा जो पोर्शन है वो है हमारी रक्त की कोशिकाएं। तो उसको देखो जरा कि रक्त की कोशिकाओं का कुल मिलाकर कितना पोर्शन होता है, 45%, मतलब कि 45%। अब इस 45% में से 44% जो है वो आरबीसी होती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, जिनकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है या जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल का जो परसेंटेज है वो 44%, मतलब कि इस 45 में से जो है इसका 45 का जो है 44% आरबीसी होती है, ठीक। अब 1% देखोगे तो डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी कई टाइप्स की होती है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। एक होती है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो फॉरेनर सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, बाहर से आने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको, बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करती है, ठीक है। बट कहाँ पर, जहाँ से आपको अगर कोई चोट लग जाए, कोई घाव लग जाए और खून बहने लगता है तो वहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन से हमको बचाती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी जो है उसका ये वर्क होता है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है देखो जरा, मतलब डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं। डब्ल्यूबीसी भी एक ब्लड सेल है और ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है तो देखो जरा कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक, फिर बेसोफिल्स होती हैं, उसी तरीके से इसिनोफिल्स होती हैं,
लिम्फोसाइट्स होती है और मोनोसाइट्स होती है। ये अलग अलग WBC है, या आप यूँ कह सकते हो कि ये WBC का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, जैसे ये ब्लड का कॉम्पोजिशन है पूरा, वैसे ये WBC का कॉम्पोजिशन है। अब इसमें आप परसेंटेज भी देख सकते हो, लिखा हुआ है कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो 50 से 75% होती है, फिर बेसोफिल्स जो है वो 0 से 1% होती है, ये आपका जो इसिनोफिल्स है वो 1 से 35% है, लिम्फोसाइट 7 से 15% और मोनोसाइट्स 20 से 40%। ठीक है, ये सब WBC का पार्ट है। अब जब जैसे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, तो उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, अब कभी भी आप कोई रिपोर्ट देखो तो इनमें से आप कोई ना कोई वर्ड आपको मिलेगा। फिर अगला होता है प्लेटलेट्स। ये तो कंफर्मेशन है कि आपको हर किसी ने इसके बारे में सुना ही होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो भी एक ब्लड सेल होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होता है, पहली चीज़ तो इसके अंदर, ये ऐसी सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब केंद्रक नहीं होता है। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये सामान्य कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक होता है। हमने सबने पढ़ा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, पर जो प्लेटलेट्स है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर प्लेटलेट्स के हम बात करें कि ये कितना होता है, तो ये भी हमने कहा कि भाई इसी 45% में से ही ये सारा 1% के अंदर ही प्लेटलेट्स भी आ रहा है। ठीक, इसकी अगर काउंटिंग देखें तो हमने देखा होगा ना कि एक रेंज दी होती है उस रिपोर्ट के अंदर कि भाई जो WBC है वो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, तो RBC का काउंट जो है 4.5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, या क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब कि 1 मिलीमीटर, इस तरीके से 1 मिलीमीटर हम जानते हैं कितना होता है, तो 1 घन मिलीमीटर के अंदर जितना भी ब्लड है उस ब्लड में RBC की संख्या कितनी होगी? 4.5 से 6 मिलियन। 6 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे इनका काउंटिंग क्या है। तो 4.5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, तो रक्त के एक छोटे से हिस्से में, ठीक है, जो कि 1 घन मिलीमीटर का है, उसके अंदर इतना RBC उपस्थित है। उसी तरीके से अभी हम प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे, तो प्लेटलेट्स कितना होता है देखो जरा, कि पहली चीज़ तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके काउंटिंग की अगर हम बात करें तो 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये इसका काउंट होता है। मतलब कि अगर प्लेटलेट्स इससे कम या इससे ज़्यादा होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट्स होने लगेगी। तो उसका जो काउंटिंग है वो इसी रेंज के बीच में होना चाहिए। और जनरली जो है जितनी भी ये सारे हमारे काउंट है ये कम ही होते हैं, ज़्यादा तो कोई नहीं होता है कभी। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनमें इनका काउंट ज़्यादा हो जाता है, पर जनरली इनका जो काउंट है वो कम होता है। क्योंकि देखो इस काउंट को मैनेज कौन करता है? बॉडी मैनेज करती है। वो ना तो उसे कम होने देती ना उसे ज़्यादा होने देती है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे कम करने का काम करेगी, और कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का काम करेगी। और कभी कभी जब हम बीमार होते हैं और वो काम बॉडी नहीं कर पाती है, तब फिर वो हम मेडिसिन के थ्रू उनके काउंटिंग को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये प्लेटलेट्स की बात हुई कि 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर इसका काउंट होता है। ठीक, अगला देखो तो इसका जो जीवन काल है, इसकी जो लाइफ है वो 5 से 7 दिन की होती है। मतलब कि एक प्लेटलेट्स की कोशिका बनी, वो 5 से 7 दिन तक अपना काम करेगी और उसके बाद जो है वो लीवर में जाकर डेड हो जाएगी, मर जाएगी, मतलब उसका जीवन काल खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर अगर इसके बात करें कि ये काम क्या करती है, भाई प्लेटलेट्स की क्या ज़रूरत है हमको, तो प्लेटलेट्स कई तरीके के काम करती है। सबसे पहला काम तो उसका होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना। ठीक है, खून का थक्का जमाना या खून को बहने से रोकना। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चोट लगी, ठीक है, यहाँ से आपका ब्लड बह रहा है, ये फ्लो हो रहा है, आपका खून बह रहा है। अब इस खून को यहाँ से आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जो खून है अपने आप बहना बंद हो जाता है, और उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद इस तरीके का नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है। कभी भी ध्यान से कोई चोट लगे तो पहले उस पर वाइट कलर की स्किन आती है, ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मल कलर की स्किन आ जाती है। तो वो जो वाइट कलर की स्किन है, वो जो वाइट कलर का नेटवर्क है, वो WBC बनाती है। ठीक है, और उसको बनाने में हेल्प है, मतलब कि उस नेटवर्क को बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। और वो नेटवर्क क्या करता है? WBC को बाहर जाने से रोक देता है।
मतलब कि जितनी भी रक्त कोशिकाएं उनको बाहर जाने से रोक देता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड को, रक्त को बहने से रोकना। कहीं पर से भी चोट लगी है तो उसको बह रहा है अगर खून, तो उसको बहने से रोक देता है। ठीक, दूसरा उसका जो फंक्शन होता है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र। भाई बाहर से आने वाली चीज़ों की जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, हानिकारक पदार्थ है, उनको मारने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। ये भी प्लेटलेट्स का काम होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा कम और जो डिजीज़ हैं आप पर अटैक कर देंगी। ठीक है, जनरली हमने देखा होगा ना कि डेंगू जब होता है किसी को, डेंगू मलेरिया, तो ऐसे केसेस में प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है। जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया उसी को डेंगू हो जाता है या फिर उसी को मलेरिया या और भी दूसरी तरीके की कई तरीके की डिजीज़ होती है, उससे वो सफ़र करने लगता है, उससे वो परेशान होने लगता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो प्रतिरक्षा में भी भूमिका निभाती है अपनी, वो काम भी करती हैं, परंतु उनका जो मुख्य काम होता है वो होता है रक्त का थक्का जमाना, उसको बहने से रोकना। फाइन, चलिए अब इसी तरीके से अगर हम इनके फंक्शन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी कि आरबीसी का काम क्या होता है भाई। तो आरबीसी का मेन फंक्शन जो होता है, रेड ब्लड सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि सबसे पहली चीज़ तो एक वो कलर प्रोवाइड करती ब्लड को, ठीक, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ठीक है, और जो ब्लड की दूसरी सेल्स है उनको जो है पोषण प्रदान करती है और उनकी सुरक्षा करती है। ये उसका मेन फंक्शन होता है। ठीक, अगर इसकी काउंटिंग की हम बात करें तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कितनी काउंट में या कितने अमाउंट में होनी चाहिए। फिर रेड ब्लड सेल जो है वो बनती कहाँ है, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा बोन मेरो का मतलब कि जो जैसे हमारी बोन है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो अंदर से कैसी होती हैं, वो खोखली होती है, ठीक है, अंदर से खाली होती है। कोई भी हमारी जो बॉडी की बोन है, हड्डी है, वो अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। तो वो जो गुहा होती है, ठीक है, जो अस्थि मज्जा होती है, जो गुहा होती है, उस गुहा के अंदर, उस कैविटी के अंदर ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और लाल रक्त कोशिकाएं वो जब फॉर्म होती है, जब बनती हैं, तो वो येलो कलर की होती है। किस कलर की होती है, येलो। परंतु जब उनका आयतन बढ़ जाता है, मतलब कि उनका आप कहें कि घनत्व बढ़ जाता है, तो वो येलो से फिर रेड दिखाई देने लगती हैं, जो है उनका रंग जो है वो लाल हो जाता है। जैसे जैसे डेवलप होती है तो वो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका बनने की जगह होती है। ठीक, अब बनने की जगह बताइए डिस्ट्रॉय कहाँ पर होती है। तो हमें पता है कि ब्लड की जितनी भी सेल्स है वो सब की सब डिस्ट्रॉय कहाँ पर होती हैं, लीवर में होती हैं या तो फिर स्प्लीन के अंदर होती है। जो आपका यकृत होता है, लीवर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी की और सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। तो वहाँ पर जो है जो भी टूटी फूटी आरबीसी हैं या डब्ल्यूबीसी है या दूसरी रक्त की कोई भी कोशिका है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाता है और यही काम स्प्लीन में भी किया जाता है। ठीक है, स्प्लीन को हिंदी में पील्हा बोला जाता है, उसमें भी यही फंक्शन होता है और लीवर में तो होता ही है। ठीक है, तो लीवर में कुछ सेल्स होती हैं जिनको कुफ्फर सेल्स बोला जाता है, वो कुफ्फर सेल्स इन आरबीसी को खा लेती हैं, मतलब कि उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक, अब इनको डिस्ट्रॉय करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई देखो ब्लड के अंदर हमें क्या चाहिए, केवल एक हेल्दी आरबीसी चाहिए या हेल्दी ब्लड सेल्स चाहिए, नहीं तो ब्लड अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो डैमेज आरबीसी है या जो डैमेज ब्लड सेल्स है उनको वहाँ से क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ताकि ब्लड के फंक्शन में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम। इसीलिए लीवर और स्प्लीन को जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान, इस शब्द से भी उसको परिभाषित किया जाता है, जो कि एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ पर होता है, तो वो स्प्लीन में या फिर लीवर में होता है। फाइन, चलिए फिर इसके साइज की बात करें तो 2 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटा साइज होता है इसका। अगर आप जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का इसका 120 से 125 दिन की इसकी लाइफ होती है। मतलब आरबीसी का एक मॉलिक्यूल या एक कोशिका अगर आज बनी है तो वो 120 से 125 दिन बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ब्लड में तो आरबीसी बनती रहती है लगातार और डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो कलरलेस है, तो पहले ही बता दिया हमने कि ये डब्ल्यूबीसी है, मतलब वाइट है, मतलब कि कलरलेस है। 5 से 7 दिन इसका जीवन काल होता है और 7 से 11 लाख जो है इसका काउंट होता है।
फाइन। अब WBC का काम मैंने क्या बताया, WBC का काम बताया, इसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो होता है जो फॉरेनर सब्सटेंस है, ठीक है, जो बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थ है उनको मारना, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि WBC हमारी जो पूरी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है। पर ये प्रोटेक्ट है, जैसे कि आपको चोट लग गई, आपका खून बह रहा है, तो यहाँ से जो इन्फेक्शन है वो अंदर ना जा पाए तो WBC उसको किल करती है। जो भी बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि हवा में तो हर समय बैक्टीरिया वायरस होता ही है, कोई ना कोई जो है इन्फेक्शन फैलाने वाली चीज़ें होती हैं, तो WBC उससे प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन का काम होता है WBC का। फाइन, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे ब्लड के कंपोजिशन से रिलेटेड। अब देखते हैं कि ब्लड का काम, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है परिवहन का। परिवहन को हिंदी में क्या बोला, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, या फिर वहां से कोई चीज़, कोई भी आपका जो कंपाउंड है या गैस है उसको ला करके और पहली जगह पर छोड़ देता है। तो इस तरीके से ब्लड पूरी बॉडी में चीज़ों को सप्लाई करता है, ठीक है। जैसे कि अब कौन कौन सी चीज़ें सप्लाई करता है, तो देखो, सबसे पहले वो फूड को सप्लाई करता है, ठीक है। भाई आपने खाना खाया, खाना जा करके स्टमक में जो है वो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, या आपकी जो इंटेस्टाइन है उनमें जा करके डाइजेस्ट हो गया और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब वो लिक्विड या वो जो सूप बना है अंदर जा करके उसको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, फाइन, और फिर वही जो है सारी कोशिकाओं को पहुंचाता है। तो भोजन को पहुंचाने का काम भी कौन करता है, फूड करता है। भोजन पहुंचाएगा तो ऑब्वियसली वाटर भी वही पहुंचाएगा, पानी भी जो आप पीते हो वो भी कौन पहुंचाता है कोशिकाओं तक, ब्लड पहुंचाता है, ठीक। फिर उसके बाद में भोजन हो गया, पानी हो गया, तो फिर गैसेस, जो भी गैसेस आपको ज़रूरी है, जैसे हमने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको भी अपने नियत स्थान तक पहुंचाने का जो काम है वो रक्त करेगा, ब्लड करेगा, फाइन। अगर ब्लड नहीं होगा तो आप सांस अगर ले भी रहे हो तो वो आपकी प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हार्मफुल सब्सटेंस हो, चाहे वो आपके काम की चीज़ें हो, सभी का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही करता है, ठीक। अब ब्लड इसके अलावा और क्या काम करता है, तो ब्लड इसके अलावा जो है कई तरीके के नियमन करता है। नियमन का मतलब होता है, नियमन का मतलब एक तरीके से वो कंट्रोलिंग करता है। कंट्रोलिंग क्या, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता है। अगर कम या ज़्यादा होगा, वेरिएशन आएगा, तो क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो जो ब्लड है हमारा वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बॉडी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या काम करता है वो, कि सभी तरीके के आयंस और जल के संतुलन को भी बनाकर रखता है। ऊष्मा मतलब हीट का जो है वो भी बैलेंस बनाकर रखता है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए तापमान बढ़ा, अब तापमान बढ़ा तो जब आप गर्मी के दिनों में हम सांस लेते हैं कभी कभी, तो हमने देखा होगा कि कुछ लोगों की नाक से खून आने लगता है, ठीक है। तो वो कैसे आता है भाई, कि जो हमारी नोज़ होती, नाक होती, यहाँ पर अंदर ऊपर की साइड में कई तरीके की बारीक बारीक ब्लड सेल्स होती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी नाक है तो यहाँ पर कई तरीका बारीक बारीक जो है ब्लड सेल्स होती है। जब हवा हम अंदर लेते हैं, मान लीजिए आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, ठीक है, अब ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से आ रही बाहर से, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर तो सेम ही रहता है हमारा हमेशा। तो अब ब्लड क्या करता है कि ये जो हाई टेम्परेचर वाली ऑक्सीजन है, अगर ये लंग्स तक जाएगी तो लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर फेफड़ों को, लंग्स को नुकसान हो गया तो हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो फिर ब्लड क्या करता है कि लंग्स को तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली ही ऑक्सीजन हमेशा चाहिए, मतलब कि एक नियत तापमान वाली गैस ही चाहिए। वो कम ज़्यादा वाला सिस्टम जो है वो सब बाहर ही हो जाता है, ठीक है। अगर लंग्स में वेरिएशन आया टेम्परेचर में तो वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उन तक जो हवा जाती है उसका तापमान सदैव नियत रहता है, ठीक है। भले वो नाक में आपको ठंडा गर्म लग रहा हो, क्योंकि जो हमारा खून है, जो हमारा रक्त है, वो उस गैस के तापमान को यहीं पर नियंत्रित कर देता है। कैसे करता है वो देखो, कि ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन का तापमान ज़्यादा है, अब जैसे ही वो नाक से होकर गुजर रही है तो यहाँ पर तो रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है, ठीक। अब जो बॉडी का टेम्परेचर है वही ब्लड का भी टेम्परेचर होगा, फाइन। अब ऑक्सीजन जब यहाँ से गुजरेगी, पास ऑन होगी, तो उस ऑक्सीजन का टेम्परेचर तो ज़्यादा है, मतलब कि गैस का तापमान ज़्यादा है और रक्त का तापमान कम है। तो ऊष्मा जो है वो ऑक्सीजन से होकर किस में चली जाती है, ब्लड में चली जाती है,
फाइन, मतलब कि आपकी उस जगह पर जो बॉडी, उस जगह पर का जो ब्लड है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, पर गैस का तापमान वो क्या कर देता है, कम कर देता है। उस गैस में से तापमान को सोख लेता है, ऊष्मा को सोख लेता है। फाइन, और कभी कभी ये काम बहुत ज़्यादा हो जाता है या एक तरीके से गर्मी जब बहुत हो जाती है तो वो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ओवरलोड हो जाती है। ठीक है भाई, उनकी भी लिमिट है काम करने की, तो वो फिर बस्ट हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से खून बहने लगता है। फाइन, और ठंड के दिनों में उल्टा काम होता है कि जब बाहर की हवा का तापमान बहुत कम है तो ब्लड इसको अपनी एनर्जी देता है, ठीक है, ताकि इसका जो गैस का तापमान है वो हमेशा एक जैसा बना रहे और लंग्स में जब ये जाए तो प्रॉपर इसका जो है डिफ्यूज़न हो और ये लंग्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फाइन, तो ये काम भी करता है। तो जितने भी तरीके के नियमन हैं, ठीक है, चाहे वो वाटर बैलेंसिंग करना हो बॉडी के अंदर, भाई हमने देखा होगा ना कि हम कितना भी पानी पी लें पर ब्लड में जो वाटर का लेवल है वो तो ऑलवेज सेम ही रहेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि आपने मान लीजिए पूरी बॉटल भर के पानी पी लिया तो आपकी बॉडी में जो है ब्लड 90% हो गया, वाटर का जो परसेंटेज है वो 90% हो गया। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो फिर यूरिन के थ्रू पास ऑन कर दिया जाएगा। और ये सब जो कंट्रोलिंग है या जो नियमन का जो काम है, कोऑर्डिनेशन का जो काम है, ये कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो ब्लड का जो बेसिक फंक्शन है वो दो हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब चीज़ों को इधर से उधर पहुंचाना, और दूसरा होता है कंट्रोलिंग करना या कोऑर्डिनेशन करना, मतलब कि कई तरीके के जो सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं उन सबको बैलेंस में लेकर के चलना, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो पीएच लेवल हो, सभी को मेंटेन रखना। फाइन, ये ब्लड का फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात हो गई। अब हम बात करें कि ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है, क्योंकि हमने फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें तो देख ली। अब हम देखते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है, रक्त एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है। ठीक है, तो रक्त एक जगह से दूसरी जगह पर जो है, हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, वो क्या है? एक पंपिंग स्टेशन है। ठीक है, वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। कुछ इस तरीके का शेप होता है हमारा हार्ट का। ठीक है, अब देखो ये हार्ट का शेप मैंने बनाया। अब हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं। इसमें 2 होते हैं आलिंद, ऑरिकल जिनको बोला जाता है, और 2 होते हैं ये आलिंद है, मतलब ये हो गया राइट ऑरिकल और ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। नीचे वाले जो है उनको निलय मतलब वेंट्रिकल बोला जाता है, और ये भी 2 होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। कहने का मतलब कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं और चारों चेम्बर को आपने कुछ नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हो गए लेफ्ट साइड वाले और ये हो गए राइट साइड वाले। अब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है वो देखो। जो ब्लड है, जो हमारा खून है, वो सबसे पहले जो है वो इस वाले पोर्शन में यहाँ से इसके अंदर आता है। कौन से? राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पर। फिर यहाँ से उसको एक जो वेन है, ठीक है, वो लेकर जाती है कहाँ पर? लंग्स में, फेफड़ों में। भाई ऑक्सीजन तो डालना उसके अंदर, ऑक्सीजन अगर उसके अंदर नहीं आएगी तो फिर फंक्शन ही क्या, उसका मतलब ही क्या हुआ? तो ये लंग्स में लेकर जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लंग्स लिख देता हूँ या लंग्स बना देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये लंग्स हो गए हमारे। अब इन लंग्स में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड गया, तो अब लंग्स क्या करेगा? इसके अंदर ऑक्सीजन मिला देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन मिलाकर फिर इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा? इस तरफ। ये ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये कहाँ पर आ गया? लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड के सर्कुलेशन का एक छोटा सा मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया, अभी इसकी हम डिटेलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया कि ब्लड जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है। भाई देखो, शरीर में हर जगह से इकट्ठा करके ब्लड, 2 आपकी यहाँ पर 2 जो है हम जिसको कह सकते हैं कि वेन्स होती है। एक होती है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, और दूसरी होती है सुपीरियर वेना कावा। मतलब कि एक वो शिरा होती है जो आपके हृदय से नीचे वाले अंगों से जो है रक्त को
कलेक्ट करती है, रक्त को संचित करती है, ठीक है, मतलब इकट्ठा करती है। जैसे कि आपका हार्ट यहाँ पर है, यहाँ कहीं पर, तो यहाँ से नीचे वाले जितने भी अंग हैं उन सभी से रक्त को इकट्ठा करने का काम कौन करेगी, उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, पश्च महाशिरा, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, पश्च महाशिरा। ठीक, अब जो हार्ट है उससे ऊपर वाला जो भी पोर्शन है आपका, उससे ब्लड को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, सुपीरियर वेना कावा, मतलब कि उसको बोला जाता है अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। ठीक, ये दोनों जो शिराएं हैं या ये दोनों जो नसें हैं, ये आपके शरीर के पूरे शरीर से रक्त को, ब्लड को इकट्ठा करके यहाँ पर लाकर डाल देती है, ठीक है। और वो जो ब्लड होता है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फाइन, अब ये जो ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो गया, अब क्या होता है कि इस चेंबर से इस चेंबर में जाने के लिए यहाँ पर वॉल्व होते हैं, इनको बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है, ठीक है। अब जब इन दोनों वेन से होकर के ये इसके अंदर आ गया, इनको हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख ही देता हूं मैं, चलो, बाइकस्पिड वॉल्व। टाइमिंग का थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, समय हमारे पास कम बचा हुआ है, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व है। अब बाइकस्पिड वॉल्व से ये ब्लड कहाँ पर आ गया, इस तरफ आ गया, और ये जो वॉल्व होते हैं ये केवल एक ही तरफ खुलते हैं, ठीक है, मतलब कि ब्लड यहाँ से यहाँ तो आ सकता है पर यहाँ से वापस यहाँ नहीं जा सकता। जैसे कि होता है ना कि हम मोटरसाइकिल में आपको हवा डलवानी है, तो आप जब हवा डलवाते हो तो प्रेशर के थ्रू हवा अंदर तो जाती है पर अंदर से बाहर वापस आती है क्या, नहीं आती है। मतलब कि वो जो वाल्व है वो भी किस तरीके का है, वो भी वन वे है, उसमें हवा सिर्फ अंदर जा सकती है, अंदर से बाहर नहीं आ सकती है। तो सेम वाल्व ये भी है कि ब्लड इस पोर्शन से इस पोर्शन में आ सकता है पर वापस नहीं जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वापस चला गया तो फिर तो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ब्लड आ गया इसके अंदर, अब इससे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोले तो पल्मोनरी धमनी। और ये एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। जितनी भी धमनियां हैं शरीर में सबके अंदर ऑक्सीजन युक्त जो है वो रक्त होता है, परंतु इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है वो रक्त होता है, ठीक है। अब धमनियां और जो शिराएं हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे अच्छे से। अभी आप केवल इतना समझ लीजिए कि रक्त जो है वो निलय से होकर कहाँ जा चुका है, लंग्स में जा चुका है, और उसको वहाँ तक ले जाने वाली जो आर्टरी है वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। फाइन, अब यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर उसमें ऑक्सीजन मिला दी गई। अब ऑक्सीजन जब इसमें मिल गई तो यहाँ से जो वेन जो है इसको लेकर वापस यहाँ आ रही है उसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन, ठीक है। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वेन। इसको मैं लिख देता हूं, ये है पल्मोनरी वेन। फाइन, ये हो गई पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन भी एकमात्र ऐसी वेन है, ऐसी शिरा है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ठीक है। ये दोनों अपने आप में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, ठीक है। मतलब धमनियों में हमेशा ऑक्सीजन वाला रक्त होता है परंतु यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और शिराओं में, वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है। फाइन, अब ये ब्लड वापस कहाँ पर आ गया भाई, ये आ गया लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, इस तरफ आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल से ये कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ये जाएगा यहाँ पर, अगले वाले में लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर भी वॉल्व होता है, इस वॉल्व को बोला जाता है ट्राइकस्पिड, मतलब कि इसमें 3 वॉल्व होते हैं इसलिए ट्राइकस्पिड है। यहाँ पर बाइकस्पिड है, मतलब 2 वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम है, ब्लड अंदर आ सकता है पर वापस बाहर नहीं जाएगा। फाइन, फिर आगे क्या होगा, आगे जो महाधमनी है, ठीक है, महाधमनी से जो रक्त है वो पूरी जो है आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है और फिर से वही जो है चक्कर शुरू हो जाता है, ठीक है। रक्त को कलेक्ट करना, ब्लड को कलेक्ट करना, उसको हार्ट में डालना, हार्ट से लंग्स में जाना, लंग्स में उसमें ऑक्सीजन मिलाना और फिर वापस उसको हार्ट में डाल करके पंप कर देना, ठीक है। तो ये पूरा जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है जो कि इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा हृदय कैसे काम करेगा, ठीक है, ये पंपिंग कैसे करता है,
उसको पंपिंग करने के लिए कौन सी नर्व जो है वो मैसेज ला कर देती है, ठीक है। फिर उसमें हृदय की क्या क्या संरचनाएं होती हैं, फिर आर्टरी किसको कहते हैं, वेन किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमको पढ़नी है, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक स्केच बना के बताया है कि रक्त कहाँ से कहाँ पर जाता है, फाइन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम आगे की चीज़ों पर जो है उसको कवर कर लेंगे, फाइन।